नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग माधव निदान पढ़ रहे हैं। माधव निदान में हमने गलगंड पढ़ा, गंडमाला पढ़ा। अभी हम अपची अपची व्याधि है, उसी से कुछ रिलेटेड है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो लोग बात कर सकते हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और अपची के निदान जो बताया है माधव निदान में, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसा बताया है श्लोक नंबर 9 और 10 में, ते ग्रंथः केचित् वाप्त पाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये कालानुबंधम चिरमादधाति सेवापचीति प्रवदन्ति तजज्ञः साध्यः स्मृतः पीनस पार्श्वशूल कास ज्वर छर्दी युतास्त्व साध्यः। ऐसा बताया। मतलब ये ग्रंथियां कुछ पकती हैं, कुछ बहती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं और दूसरी फिर पैदा होती हैं। ऐसा बताया। मतलब पक भी रहा है, कुछ बह रहा है, पकने के बाद बह रहा है, कुछ नष्ट हो जा रहा है, अपने आप ही सूख जा रहा है, फिर दूसरी फिर पैदा होती है। वे बहुत दिनों में अच्छी होती है। विद्वान वैद्य इसको अपची कहते हैं। ये साध्य होती है। और किंतु यदि पीनस हो, पार्श्वशूल हो, खांसी, ज्वर और वमन हो, ये उपद्रव हो तो असाध्य समझना चाहिए। गंडमाला के आरंभिक दोष और दूष्य से ही इनकी उत्पत्ति होती है, पर माला रूप नहीं होती है। इसके बारे में चरक संहिता में क्या सुश्रुत निदान स्थान में बताया है। हन्वस्थि कक्षाक्षक बाहु संधि मन्या गलेषु पचितम तु वेदः ग्रंथिम स्थिरम वृत्तम मथायतम वा स्निग्धम कफजश्चाल्परुजम करोति तम ग्रंथिभिः स्वामलका स्थिमात्र ही मस्त्यांड जाल प्रतिमस्थै तथान्ये अन्यन्न वर्ण रूपचीयमानम चय प्रकर्षापतिम अपचिम वदन्ति कंडुयुतास्त्यल्परुजः प्रभिन्न स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये मेधः कफाभ्यम खलु एष रोगः सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी। मतलब इन्होंने ऐसे बोल रहे हैं कि गंडमाला में ही पाक होता है। पाक होने के बाद ग्रंथि फूट जाती है, उसमें से पुए स्त्राव होता है और यह फूटी हुई ग्रंथि कालांतर से नष्ट हो जाती है। फिर उसका स्थान नई ग्रंथि लेती है। यह क्रम सातत्य से अनेक दिन चलता रहता है। गंडमाला में जब अवस्था प्राप्त होती है, जब यह पाक होके ग्रंथि फूट रही है, तो इसको अपची कहते हैं। इस प्रकार चय और अपचय ऐसी अवस्था होने के कारण इसको अपची कहा जाता है। इनमें चीर कार्यत्व रहता है। सुश्रुत ने वर्ष गणानुबंधी ऐसा शब्द प्रयोग करके कालावधि स्पष्ट करते समय किया है कि यह 1 वर्ष तक भी रह सकते हैं कंटिन्यू। गंडमाला और अपची ये दो अवस्था न होकर ये दोनों स्वतंत्र व्याधि है, ऐसा भी एक मत है। कुछ रुग्णों में अनेक दिनों तक गंडमाला होने पर भी उनमें पाक नहीं होता है, तो उसे गंडमाला कहना चाहिए। जिसमें पाक होता है उसे अपची कहना चाहिए, ऐसा एक मत है। इसमें हेतु सेवन होता है।
कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन होता है, मेदोदुष्टि होती है, मन्या के पार्श्व में अनेक ग्रंथियों की माला हो जाती है। इसके अन्य स्थान है कक्षा में, अंश में, मन्या में, गल में और वंक्षण में। गंडमाला पाक होकर जब पोय स्त्राव होने लगता है तो उसको अपची कहा जाता है। और इसकी चिकित्सा अगर देखा जाए, एक मिनट, अपची की चिकित्सा क्या बताया है? अपची की भी चिकित्सा वही बताया है कि तेषाम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12/80 में ऐसा बताया है, तेषाम शिरा काय शिरोविरेका धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम स्यात् लंगलम वक्त्र भवेश चापि प्रघर्षणम स्यात् कवल ग्रहश्च। मतलब गंडमाला में अपची की जब अवस्था प्राप्त हो जाती है या गंडमाला जीर्ण हो जाते हैं तो रक्त मोक्षण किया जाता है। पच्यमानावस्था में रक्त मोक्षण अधिक कार्यकारी होता है। इंद्रबस्ती मर्म के नीचे सिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। शोधनोपचार में विरेचन का महत्व बहुत उपक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। दंती द्रवंती त्रिविध इनसे सिद्धकृत विरेचन के लिए उपयुक्त है। शोधन नस्य का भी लाभ होता है। बिंबी, करवीर, साग इन द्रव्यों से सिद्ध तेल नस्य के लिए उपयुक्त है। शिग्रु बीज या अपामार्ग बीज से सिद्ध तेल अवपीड़न के लिए लाभदायी है। कफग्न और मेदोग्न द्रव्यों से विरेचन धूम दिया जाता है। विविध प्रकार के लेप भी उपयुक्त होते हैं अपची में। सेंधव, शुंठी, शमी, मूलक, शिग्रुबीज, सरसप आदि द्रव्यों का अम्ल तक्र के साथ लेप लाभदायी होता है। अर्क, शीर, सेंधव, हरिद्रा इनका या कुकुट नखी, वरुण त्वक, विदारी कंद इनका लेप भी गंडमाला की वृद्धि कम करने में उपयोग होता है। और अपची में शमनोपचार में कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धनी वटी, कुक्कुट नखी गुगुल, गंडमाला कंडन रस और रक्त गुंजा, लांगली या कलिहारी, करंज बीज, आरगवत, पाठा, वत्सनाम, निर्गुंडी स्वर से सिद्ध करंज तेल अभ्यंतर पान के लिए प्रयोग करना चाहिए और नस्य के लिए उपयोग करना चाहिए। इससे जीर्ण गंडमाला और अपची का नाश हो जाता है। औषधि चिकित्सा से लाभ न होने पे शस्त्र कर्म भी किया जाता है। इस प्रकार युक्ति व्यापाश्रय का अवलंबन करके लाभ नहीं हो तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा योग रत्नाकर में कहा है। और योग रत्नाकर में कुछ मंत्र का भी उद्धरण किया गया है। और पथ्य पथ्य में बोला है कि रोगी को हल्का और सादा आहार लेना चाहिए, आहार में यव और मूग का प्रयोग अधिक करना चाहिए, ऐसा सुश्रुत का मानना है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि गंडमाला तुल्या तथा अपचिमा ते ग्रंथे इत्यादि ते इति गंडमालारंभक दोष दुष्य कृता ते ग्रंथ्यस्त एवेत्यर्थ कालानुबंधिम चिरमिति चिर कालानुबंधम सेवापचीति तादृशी अमाला रूपाम अपची भण्यते सेवापचीति इत्य शब्देनाभिहितत्वात् प्रवदन्ति क्रिया योगेपि न द्वितीया अपची निरुक्तिश्चापरा परोपचीय मानयतया अतएव च प्रकर्षापदापचिम वदन्ति सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 11 इति सुश्रुतः च प्रकर्षा परापर भवे नैव साधुत्वं च नैरुक्तेन विधिना यदुक्तम वर्णागमो वर्ण विषयश्च द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशो श्वात श्वात धातोस्तदर्थातिशयन योगास्तदुच्यते पंच विधम निरुक्तम इति अतएवोक्तम नश्यन्ति भवन्ति चान्य इति साध्या स्मृत इति वेदः पिनसादिभिरुपद्रवेश्च साध्या अयम तु ग्रंथिश्चरके गंडमालायामस्ति संग्रह कारण तु गंडमालया सह तुल्यस्वाद अपचया अपचय में पठितः। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अपची भी गंडमाला के समरूप ही होती है, अतः गंडमाला के पश्चात अपची रोग को कहते हैं। ते ग्रंथे इत्यादि, ते अर्थात गंडमाला को उत्पन्न करने वाले दोष और दुष्य कफ और मेद ही ग्रंथियों को उसी रूप से उत्पन्न करते हैं, अर्थात दोनों अभिन्न रूप हैं। कालानुबंध चिरम अर्थात चिरकाल तक पीछे लगी रहती है। सेवापचिति अर्थात पूर्वोक्त गंडमाला के समान आकार वाली ग्रंथियों को अपची कहते हैं, किंतु अपची मालाकार नहीं होती है। और फिर बोल रहे हैं कि कुछ ग्रंथियां पककर फूटती हैं, कुछ नवीन नवीन निकलती रहती हैं। इस प्रकार यह क्रम चिरकाल तक रहता है और पिनसादी अवस्था तक पहुंच जाती है और बरसों तक इसी प्रकार चलती रहती हैं और नई नई निकलती रहती हैं और निरंतर संचय होते रहता है। इसलिए इसको अपची कहते हैं, क्योंकि चय और अपचय होते रहता है। यह साध्य होती है, किंतु इसमें पीनस, पार्श्वशूल, काश, ज्वर और वमन आदि 6 दो तक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, तब यह असाध्य हो जाती है।
क्योंकि उस समय यह तो गौण से हो जाती है और ऊपर के हुए इन उपद्रवभूत रोगों से संचित होकर रोगराट यक्ष्मा रूप में भी हो जाती है। तो जब यहाँ पे बोला है कि यक्ष्मा जैसा भी हो जाता है, और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मृत्यु से बच पाना असंभव ही होता है, मृत्यु तक लेके जाती है। आप लोग को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आपने ऐसे ग्रंथियां देखी है जो पक भी जाती है, बह जा रही है गंडमाला में, मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहां, किसी ने देखा है तो बताइए प्लीज। वीना मैम, शशि मैम, आपने देखा है? तनिका मैडम, महेंद्र सर, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, देखी है मैंने। अच्छा, तो वो टीबी वाले पेशेंट थे कि ऐसे ही थे? वो भी टीबी वाले ही थे। मैंने जो जो देखी है गंडमाला, वो सब टीबी वाले थे। अच्छा, तो मतलब ऐसे रहते हैं ना पेशेंट सच में? हाँ, रहते हैं सर। जी। और ग्रामीण भाग में तो क्या करते हैं, वो पकने के लिए उसके ऊपर चूना लगाते हैं सर, अच्छा। और वो फूट जाती है फिर ग्रंथि। अच्छा, ठीक है, तो जो भी ग्रंथों में बताया सब सही है, ऐसे ही रहते हैं पेशेंट। अभी माधव निदान में हर चीज बताया गया है, निदान, संप्राप्ति, लक्षण, चिकित्सा नहीं बताएंगे, ये निदान पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जी। अभी ग्रंथि के निदान, ग्रंथि रोग पढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वातादयो मासम अस्त्रिक प्रदुष्टः संदुष्य मेदश्च तथा शिराश्च वृत्तोन्नतम विग्रंथितम च शोथम कुर्वन्त्यतो ग्रंथि प्रतिष्ठा। मतलब बढ़े हुए वातादि दोष मांस, रुधिर, मेद और शिराओं को दूषित करके गोल, ऊंचा, कठोर गांठ के समान शोथ कर देते हैं, तो उस शोथ को ग्रंथि कहा जाता है। इसके बारे में और कुछ बताया क्या? एक मिनट। हाँ, वातज पित्तज कफज बताएंगे। तो हम इस इतना पहले करते हैं। तो इसमें ऐसा बताया है कि व्याख्या अगर देखेंगे अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 29 अध्याय में 9th नंबर का श्लोक, सग्रंथि ग्रथनात् स्मृतः। ग्रथन की क्रिया जिसमें होती है उसको ग्रंथि कहते हैं। शरीर के किसी भी भाग में गोलाकार सूजन होती है, यहाँ दोष इकट्ठा होकर ग्रथित होते हैं, तब ग्रंथि का निर्माण होता है। चरक चिकित्सा स्थान 12/78 में बोला है कि अंगैक देशेश नीलाद्विभिः स्यात्। तो शरीर में किसी भी भाग में गोलाकार सूजन होती है और वहां दोष इकट्ठा होते हैं, संचित हो जाते हैं, तब ग्रंथि का निर्माण होता है। हेतु में अगर देखेंगे तो ग्रंथि की उत्पत्ति के हेतु वर्णित नहीं है। विविध कारणों से दोष दुष्टि और उसी कारण मांस, मेद और रक्त की दुष्टि होना यह प्रमुख कारण है। अब यहाँ पे जो संप्राप्ति बताइए, वातादयो मासम अस्त्रिक प्रदुष्टा संदुष्य मेदस्य तथा शिराश्च वृत्तोन्नतम विग्रथितम च शोतम कुर्वन्त्यतो ग्रंथि रीति प्रतिष्ठा। वात से, पित्त से, कफ से ये तीनों दोष दुष्ट होकर मांस धातु, रक्त धातु, मेद धातु और सिरा इनकी दुष्टि करते हैं। उनमें वृत्त उन्नत और गति शोध उत्पन्न होता है। वाग्भट ने इसमें कफ प्रधानतया मानी है। सुश्रुत ने सिरा दुष्टि न मानकर केवल मांस और रक्त की दुष्टि मानी है। तो ग्रंथि की संप्राप्ति क्या बता रहे हैं? हेतु सेवन होता है, त्रिदोष प्रकोप होता है कफ प्राधान्य रूप में, मांस में रक्त, मेद और सिरा की दुष्टि होती है, वृत्त उन्नत ग्रंथि शोथ होता है और उसको फिर वो ग्रंथि बन जाता है। इसके प्रकार जो है सुश्रुत में 5 प्रकार बताए हैं ग्रंथि के, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज और सिराज ग्रंथि। चरक ने 6 प्रकार बताए, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, सिराज और मांसस ग्रंथि। वाग्भट ने 9 प्रकार बताए, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, शिराज और मांसज और रक्तज, अस्थिज और व्रण ग्रंथि, ऐसे 9 प्रकार बताए हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं अनंतरम अपचि गंडमाला तुल्यतया ग्रंथि महा वातादय इत्यादि। वात पित्त कपाह प्रत्येकम दुष्टा दुष्टिश्चात्र वृद्धि नैव न शय क्षीणानम विकार करण क्षमत्वात्। मतलब अपची रोग के अनंतर समान रूप से गंडाकार होने से ग्रंथि रोग को कहते हैं, वातादय इत्यादि से कह रहे हैं। यहाँ पर वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकुपित होते हैं। प्रदुष्ट शब्द से यहाँ पर इन दोषों की वृद्धि ही जननी चाहिए, न कि क्षीणता। मतलब वृद्ध दोष है यहाँ पे, क्षीण नहीं है, क्योंकि क्षीण दोष विकार को नहीं कर सकते हैं।
यद्देव तर्हि कथम वातादिशय मंद चेष्टादय उच्यते तच्छय विरोधी दोषकोपात यथा मधुर स्निग्धादिभिर भवति क्षीणे तत्समान तया तवाश्लेष्मा प्रकुप्यति वचनम हि वृद्धिश्चापि विरोधिनामिति संदुष्य मेदस्य मासृक शिराश्चेत्यनेन इत्यनेन मेदोजः कफ संबंधाद्यो भवति तथा सिराजो अपि वायुना शिरा दुष्ट्या यो जन्यते स उच्यते एवं पंचग्रंथ्यः तथेति संदुष्य मासम अस्त्रगिति अत्रासृजः क्रमोल्लंघनेन पाठो अप्राधान्य प्रतिपादनार्थम विसर्पितु शोणितमेव प्रधानम अतएव क्वचित चकारम प्राधान्यम सूचकम निवेश्य अस्त्रिक च इति पाठः चरके तु ग्रंथि ग्रथित कफज एव ग्रंथि विसर्प शब्दे नोक्तः वृत्तोन्नत मृति वृत्तम वर्तुलम उन्नत मुच्रणम विकृतम काठिनम कर्कशम वा विग्रथित तत्वादेव ग्रंथि रीति संज्ञा। मतलब इसमें शंका उठती है कि यदि यही सिद्धांत मान लिया जाए कि शीर्ण दोष रोगोत्पादन में समर्थ नहीं होते हैं तो वातादि दोषों के क्षय में मंद चेष्टता इति विकार कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर बात क्षय है पित्त क्षय है तो मंद चेष्टता मतलब धीरे काम करना ये विकार कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कि एक दोष के क्षय से दूसरे दोष की वृद्धि हो जाती है अथवा प्रकोप अवश्य होता है। जैसे कहा है कि यदि मधुर स्निग्ध द्रव्यों के सेवन करने से वात का क्षय होता है कफ बढ़ता है तो मधुरादि द्रव्यों के समान गुण से कफ का प्रकोप हो जाता है। शास्त्र वचन भी है कि विरोधी भाव की वृद्धि हो जाया करती है। इति संदुष्य मेदस्य इत्यादि अर्थात प्रकोपित वात दोष मेद मांस और रक्त और सिराओं को दूषित करके इत्यादि से मेदजन्य जो ग्रंथि होती है यह ग्रंथि कफ संचय से होती है। इसी प्रकार सिराजन्य ग्रंथि रोग को माना गया है वहां भी वायुधर सिराओं के दूषित होने से हुआ करता है। इस प्रकार समझना चाहिए। इस विधि से 5 प्रकार का ग्रंथि रोग माधव निदान में बोला है। 5 प्रकार क्या है वातज पित्तज कफज सिराज और मेदोज ग्रंथि ऐसे बताए। तो इन्होंने बोला है वातज दोष प्रदुष्ट होकर प्रकोपित होकर मेद मांस रक्त और सिराओं को दूषित करके शरीर में गोल गोल उठे हुए मतलब वृत्तोन्नतम ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ ग्रंथि स्वरूप शोथ को उत्पन्न कर देता है। अर्थात दोष प्रकोपित अगर जब मेद आदि को विकृत कर देते हैं तो शरीर में गोल गोल उभरी हुई गांठें उत्पन्न कर देते हैं। ये गांठें कठोर और खुरदरी होती हैं इसलिए इस रोग को ग्रंथि रोग कहते हैं। उनमें मेदज ग्रंथि कफ विकृति प्रधान होती है तब सिराजनक ग्रंथि रोग में वायु की प्रधानता मानी गई है ऐसा बताएं। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ग्रंथि जो रहती है वो गांठ टाइप रहती है। अब जैसे ब्रेस्ट में अगर हो गया तो फाइब्रोएडिनोमा जहां पर भी ऐसे रहता है। आप लोगों को कुछ बोलना है। अरे ग्रंथि में कफाधिक क्या अधिक रहता है ना। हाँ अगर कफ पेन होगा संख्या ज्यादा। हाँ पेन ज्यादा होगा तो वात अगर बर्निंग होगा तो पित्त दाहपाक होगा तो और कफ होगा तो कंडू और वहां पे सूजन ज्यादा होती है। इसमें तीनों दोष बताए बात गुड मॉर्निंग अभी। सर, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए मैम। सर अगर हम लोग इनका कंपैरिजन मतलब मॉडर्न साइंस करते हैं तो हम क्या क्या ले सकते हैं सर? क्या क्या बोल रही है। जैसे जैसे हम लोग अभी एलोपैथिक साइंस से इनका कंपैरिजन करें ग्रंथि का तो वातज पित्तज जो जैसे आपने सिरा ग्रंथि बोला कि उसमें इसको हम लोग मॉडर्न साइंस में क्या बोल सकते हैं? अभी देखिए सीराज ग्रंथि रहती है और या नर्व्स में रहते हैं तो न्यूरोमा जो मामा होता है ना सार्कोमा हम्म। फाइब्रोमा एडिनोमा लाइपोमा मेदोज ग्रंथि वो लाइपोमा होता है ना ऐसे। अच्छा। हाँ चलिए हम वातज ग्रंथि पढ़ें। वातज ग्रंथि में क्या बताया है ऐसे होते हैं गांठ होती हैं सब जगह। इसमें बोल रहे हैं आस्यायते दृश्यते तुद्यते च प्रत्स्यते मथ्यते भिद्यते च कृष्णो मृदुर्वस्ति रीति वातत्तश्च भिन्न स्रवेच्च नीलो नीलजो अस्त्रम अच्छम। मतलब वात की ग्रंथि में ऊपर का चर्म खिंचा हुआ रहता है तना हुआ मालूम होता है। छेदने की सी अथवा सुई चुभाने की सी पीड़ा होती है। ग्रंथि मानो गिरी पड़ती है। मथने की सी पीड़ा होती है। फटने की सी पीड़ा होती है। रंग काला ग्रंथि कोमल और बस्ती के समान चौड़ी होती है। फूटने पर स्वच्छ रुधिर निकलता है ऐसा बोल रहे हैं।
है ना। अभी इसके बारे में क्या बोलते हैं कि सुश्रुत ने स्पर्श मृदु न कहते हुए कर्कश स्पर्श का है, कर्कश रफ रहता है। वात गुणों का विचार करते हुए सुश्रुत का कथन उचित लगता है। और वातज ग्रंथि सुश्रुत ने बोला है कि चल होती है। भाव प्रकाश में इस लक्षण को प्रभ्रश्यते शब्द बोला है, प्रभ्रश्यन्ते। ग्रंथि का आकार बदलता रहता है। पाक होकर भेद होने पर इसे शुद्ध स्त्राव, रक्त स्त्राव स्वच्छ होता है। और वातज ग्रंथि में वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, जैसे बिच्छू ने काट दिया वैसा वेदना होता है। तोड़ने जैसी वेदना होती है। चुभन जैसी अनेक प्रकार की वेदना होती है। ग्रंथियों का वर्ण काला, स्पर्श मृदु और आतत बस्ती जैसा स्पर्श होता है। और टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं 12 नंबर का। अनिल ग्रंथि महा आवम्यत इत्यादि आ आयाम्यते आकृष्य दीर्घाक्रियते दृश्येति छिन्नतीव अत्र दिवादेराकृते गणत्वात् श्यत्यन्त प्रत्ययः तत्स्यते क्षिप्यते मद्यते आलोड्यति व अत्रापि पूर्वत समाधानम विद्यते विदर्यत इति अस्त्रम स्त्रावम। अतः क्रमशः ग्रंथियों के लक्षणों का निर्देश करते हुए आयाम्यत इत्यादि पद्य में वातज ग्रंथि के लक्षण लिखते हैं। आयाम्यते अर्थात खींचकर लंबी की जा रही हो, अर्थात वातज ग्रंथि में खींच अधिक पड़ती है, खिंचाव होता है, तन जाता है। और वृष्यंती अर्थात बिच्छू आदि काटने की सी पीड़ा होती है। वृष्यति अर्थात यहाँ पे दिवादी धातुगण को आकृति गण होने से शन प्रत्यय समझना चाहिए। ये सब नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने संस्कृत का भी बोला है। और वातज ग्रंथि में भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई इतनी तीव्रता से खींच रहा हो, तनकर टूट जाने की सी हो, ऐसी पीड़ा होती है। बिच्छू की काटने जैसे मनुष्य बिलबिला उठता है, वैसे उसमें असह्य पीड़ा होती है। फिर इसमें ऐसी पीड़ा उठती है जैसे सुइयों से गोदा जा रहा हो, अथवा काटकर जोर से फेंका जा रहा हो, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो दही की तरह बिलोया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त ऐसा भी प्रतीत होता है मानो ग्रंथि फटी जा रही हो। यह लक्षण तो आत्म संवेद होते हैं। अब इतर पर संवेद लक्षणों को लिखते हैं। यथा वर्ण में यह काला सा होता है, स्पर्श में कोमल होता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो वातपूर्ण बस्ती है, और जैसे फुटबॉल ब्लैडर भरा होता है। इस प्रकार ये वातजन्य ग्रंथि जब पककर फट जाती है तो उसमें स्वच्छ स्त्राव और तरल सा द्रव निकलता है। कुछ आचार्य यहाँ पे रक्त का ग्रहण करते हैं। अस्त्र का स्त्राव मतलब रक्त का स्त्राव भी, फुटने पर स्वच्छ रुधिर निकलता है, ऐसा बोलते हैं जी। आप लोगों ने ऐसा ग्रंथि देखा होगा, वातजन्य। अब आप लोग देखिएगा कार्य जो ग्रंथि के पेशेंट आते हैं कि वातज, पित्तज, कफज और मासज, रक्तज, ये सब के किस तरह के ग्रंथि होते हैं। मॉडर्न में भी वही चीज रहता है, लेकिन उन्होंने नाम अलग दिया रहता है। हाँ शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? ऐसे पेशेंट देखे हैं आपने वातज ग्रंथि सोच के? डॉक्टर हरिहर सर सर। ग्रंथि तो देखा है, लेकिन ये जैसा लाइकोमा वगैरह के भी पेशेंट्स देखा है, तो लाइकोमा के पेशेंट्स तो पेन की कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं। तो वो मेदोज ग्रंथि है ना, आगे आएगा, सब आएगा, सब पढ़ेंगे। और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अभी जैसे फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट जो होता है वहां पे तो पेन होता है, मेंसेस के टाइम पे बहुत सीवियर पेन होने लगता है, तो वो वातज ग्रंथि का ही टाइप है। चलिए हम पित्तज ग्रंथि पढ़ के फिर रुकेंगे। पित्तज ग्रंथि के बारे में क्या बता रहे हैं? दंदह्यते, तुप्यते, दृश्यते च, पाप्यच्यते, प्रज्वलति व चापि, रक्तः सपि तो अप्यथवापि पित्तांद भिन्ना स्त्रवेद दुष्णमते व चास्त्रम। मतलब पित्त की जो ग्रंथि होती है उसमें क्या बोल रहे हैं कि शरीर में अत्यंत दाह और अंतरदाह होता है, बर्निंग हो रहा है, छेदने की सी पीड़ा होती है, ग्रंथि अत्यंत पकती है, अग्नि से जलने के समान कष्ट होता है, ग्रंथि का रंग लाल या पीला होता है, और फूटने पर गर्म गर्म रुधिर बहुत निकलता है। इसमें बोल रहे हैं कि अत्यधिक दाह होता है और अग्नि रखे जैसा भासमान होता है। ओश ये लक्षण भी मिलता है, खींचने पर वेदना मालूम होती है, स्पर्श उष्ण वर्ण रक्त या पीत होता है, पाक जल्दी होता है, भेदन करने पर उष्ण रक्तस्राव बहुत दिन तक निकलते रहता है, मतलब बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा पित्त की वजह से। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पित्त ग्रंथि महादंदत्य इत्यादि, दंदह्यते अत्यर्थ दह्यते अग्निमेव, पापच्यते भृशं पच्यमान इव शारेण किंवा उत्कत्व इव
प्रज्वलतीव ज्वलन भस्म भवतीव। वातज ग्रंथि के अंतर अब दंदेहते अर्थात पद्य में इत्यादि पद्य में पित्तज ग्रंथि के लक्षण लिखते हैं। दंदेहते अर्थात इसमें अत्यंत दाह होता है, जैसे कि आग से जल जाने पर होता है। पापच्यते अर्थात तीक्ष्ण क्षार के लगाने से स्थान पक जाता है, उसी प्रकार उसमें अत्यंत पीड़ाकारक पाक होता है। अथवा मानो उबालने के समान या भुड़ता हो जाने से उसमें अत्यंत वेदना होती है और कोत हो जाता है। प्रज्वलते अर्थात आग लगकर भस्म हो जाने के समान उसमें वेदना होती है। पित्तज ग्रंथि में ग्रंथि समान ऐसा प्रतीत होता है जैसे आग से जला जा रहा है अथवा तीक्ष्ण संताप से संतप्त हो रहा है, मानो उबल रहा है और उसमें आग लग लगी है, ऐसा पेन होता है। कोयले का जैसे आग होता है वैसा लग रही है। इसके अतिरिक्त वह अत्यंत लाल और पीले रंग का होता है और उसमें आग के समान जलता हुआ अत्यंत उष्ण स्राव निकलते रहता है, ऐसा बताएं। अभी हम लोग ना रुकेंगे। अभी हम लोग ग्रंथि की चिकित्सा भी पढ़ेंगे, लेकिन हम कल करेंगे। पित्त अभी मैं बता ही देता हूँ। वातज ग्रंथि के लिए स्नेहन उपनास स्वेद और श्रृंग की सहायता से रक्त मोक्षण बोला है। आभ्यंतर प्रयोग में सभी आभ्यंतर चिकित्सा बताइए। पित्तज ग्रंथि के लिए द्रव उपनास स्वेद मृदु विरेचन उपयुक्त होता है। और पित्तज ग्रंथि में प्रियंगु रसांजन लोद्र यष्टि मधु इनका शहद के साथ लेप करने को बोला है। जलौ का व चारण भी बोला है। अभ्यंतर औषधियों में द्राक्षा त्रिविध आरक वध से सिद्ध घृतपान उपयुक्त है। और पुराण घृत विशेषकर पथ्यकर है। पुराना घी जीर्ण शाली षष्टिक यव मुद्ग परवल शिग्रु विविध शाक रुक्ष कटु दीपन पदार्थ शिलाजतु गुगुल विशेष पथ्यकर हैं। और इसमें गुरु पदार्थ वर्ज्य बोला है। गन्ना और उससे बनाए इक्षु के जितने भी है गन्ने से बने हुए गुड़ वगैरह है वो वर्ज्य बोला है। अम्ल गुरु मधुर अभिसंधि पदार्थ वर्ज्य करने को बोला है। बाकी चीज अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 7 बजे मिलेंगे। अष्टांग हृदय का जो टीका है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू। थोड़ा आधा घंटे का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सभी को।